हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से आ रहे हैं विविध प्रश्नमाला के उदाहरणों को साथ। और देखो, इसके दो उदाहरण अपन पहले करा चुके हैं। ये 13वां उदाहरण वापस मैं ये पूरा लिखा चुका हूं, लेकिन बाय मिस्टेक वीडियो कुछ और नहीं हो पाए, क्या हुआ, और फिर से मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, एक बार समझे। 13वां उदाहरण है, फिर से बता रहा हूं पूरा, अभी पूरा नहीं कराया, थोड़ा सा रह गया था। तो कल्पना करते हुए कि सरल रेखाएं बिंदु के लिए दर्पण का काम करती हैं। आप ये मान के चलें कि एक सरल रेखा यदि कहीं है तो एक बिंदु के लिए दर्पण का काम कर रही है। तो बिंदु 1 2 का रेखा इसके साथ में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है यार, आपके एग्जाम्पल में माइनस लिखा हुआ है, ये दरअसल प्लस है। क्यों है? क्योंकि सवाल में माइनस है, हल करते समय इसको प्लस लिखा गया है, तो यहां प्लस कर लें। पहली बात तो x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0। एक करेक्शन तो ये है। मैं प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब ज्ञात करना, प्रतिबिंब क्या है, ये आपका फिजिक्स का टॉपिक बन गया एक तरह से। तो प्रतिबिंब के बारे में आपने पढ़ा होगा, मिरर में जब हम प्रतिबिंब देखते हैं, जितनी दूरी हमारी मिरर से है, प्रतिबिंब की दूरी भी मिरर से पीछे उतनी है। सेम यही काम यहां है। सॉरी। तो एक रेखा दी गई है, ये रेखा है जिसका समीकरण है x माइनस 3y प्लस 4। एक्स माइनस 3y प्लस 4, ये इसका समीकरण दिया हुआ है। इससे एक बिंदु 1 2, ये 1 2 को यहां पड़ा है, इसका प्रतिबिंब। तो यदि यहां से इस पर सीधा प्रतिबिंब हम लंब डालें ऐसा, तो प्रतिबिंब जस्ट इसके पीछे यहां जाके बनेगा Q। मैंने इसका P नाम दे दिया, यहां Q नाम दे दिया। इसके निर्देशांक कोई h के मान लिए, इसके निर्देशांक है कोई h के। तो मुझे ये h के ज्ञात करने मुख्य रूप से तो बात ये है, बिंदु ये दे रखा है और ये समीकरण दे रखा है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, हमें इस O जो बीच में O है, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। दरअसल यदि ये पता चल जाएगा तो हमें ये पता है कि OP और OQ की दूरी बराबर है, क्योंकि ये प्रतिबिंब है। जितनी दूरी इस बिंदु की होगी उतनी दूरी प्रतिबिंब की होगी। तो मुझे बस O के निर्देशांक ज्ञात करने। ये कैसे ज्ञात होंगे? तो जब ये समीकरण दिया हुआ है तो इससे इसकी प्रवणता निकाल लेंगे m, इससे प्रवणता OP की निकल जाएगी, फिर m1 m2 माइनस 1। OP की प्रवणता निकलते ये बिंदु ज्ञात हो जाएंगे। देखते कैसे रेखा का समीकरण दे रखा है x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0। तो माइनस का 3y, ये x इधर गया माइनस x, प्लस 4 इधर गया माइनस 4, माइनस 3 से भाग लगाएं। क्यों? y बराबर mx प्लस c बनाना है। 1/3, माइनस से माइनस कट गया, यहां माइनस से माइनस फिर से कट गया, तो m की वैल्यू 1/3 आ गई, जो m1। यदि m1 1/3 है तो हमें पता है PO लंब है AB पर। इस रेखा का नाम मैंने AB लिख दिया। AB पर लंब है। M1 M2 माइनस 1 होता है, इसका मतलब M1 1/3 है, तो M2 माइनस का 3 होगा, क्योंकि इन दोनों को गुणा करें तो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस 1 तब आएगा। तो M2 किसकी ढाल आई? इसकी। तो बिंदु ढाल रूप से हम इसका समीकरण निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। y माइनस y1, y12 है, बराबर m माइनस का 3x माइनस x1, y माइनस 2 माइनस का 3x प्लस 3, तो 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। इस OP रेखा का समीकरण निकल गया। इसका समीकरण आ गया, इसका समीकरण आ गया। ये जो O बिंदु है ये कॉमन बिंदु है OP का और OP का, AB का। जो कॉमन बिंदु, इसका मतलब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यदि हम हल करें, ये पहली इक्वेशन है, दूसरी, इन दोनों को हल करें तो जो x y के मान आएंगे दरअसल वही O के निर्देशांक होंगे। इससे पहले भी हमने ऐसा किया है। तो इसको हल करने का तरीका सबसे बेस्ट मुझे बज्रगणन विधि लगती है, इसी का उपयोग कर रहे हैं। देखो जरा, तो मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं। ये पहला वाला समीकरण लिख लिया, ये दूसरा PO का समीकरण लिख लिया, x बटे, मुझे x का मान निकालना है, x को दबा लिया, तो -3 गुणा -5
प्लस का 15, माइनस या फॉर्मूले में आएगा। अब 4 गुणा 1, वाई का गुणांक कितना 1, 4 एकम 4, -4 हो गया, बराबर y बटे, अब y को दबा लो, इस 4 का 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, माइनस फॉर्मूले में है -5 गुणा 1 -5, तो -5 और फॉर्मूले वाला माइनस प्लस का 5 बराबर 1 बटे, अब कांस्टेंट की बारी आई 1 बटे, तो इसको दबा लिया, 1 गुणा 1 1, माइनस 3 गुणा 3 माइनस का 9, तो माइनस वाला वापस प्लस बन गया। तो अब 12 में से 4 गए तो 11, 12 और 5 17, 1 बटे 10, तो इससे ये पता चल गया x की वैल्यू 11 का इधर गया 11 बटे 10, y की वैल्यू 17 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 17 बटे 10। बोलो ये बात कुछ समझ में बैठेगी नहीं। अभी तक मैंने निकाले हैं x और y के मान, जो x और y क्या है, o के कॉमन पॉइंट, जहां x y निर्देशांक o के उभयनिष्ठ निर्देशांक, o क्या उभयनिष्ठ बिंदु है, इसलिए उभयनिष्ठ बिंदु है। एक्स वाई के निर्देशांक है ये o, इस पर दोनों पर है, तो एक्स वाई दोनों को संतुष्ट करेगा इसलिए। लेकिन मुझे तो दरअसल क्यू के निकालने थे। अब ओ पी ओ क्यू प्रतिबिंब है ओपी का, इसका मतलब ओपी बराबर होगा ओ क्यू, ओपी बराबर ओ क्यू। यदि दोनों बराबर हैं तो ओ मध्य बिंदु हुआ। और मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, अब थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज, तो आप देखें यहां से मैं एक बार मिटा रहा हूं फिर से ये वाला पोर्शन, और अभी अपन क्यू के निर्देशांक निकालेंगे। चूंकि ओपी और ओक्यू बराबर है तो ओ मध्य बिंदु है पी क्यू का, ओ मध्य बिंदु हो गया पी क्यू का। यदि ओ पी क्यू का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक अपन जानते हैं ना, ओ के निर्देशांक बराबर x1 बटे x2, 1 प्लस h बटे 2 और 2 प्लस k बटे 2, ये होने चाहिए थे, जो कि हैं 11 बटे 10 और 17 बटे 10 के बराबर। ये निर्देशांक इसके बराबर होने चाहिए, तो इससे मुझे h और k की वैल्यू मिल जाएगी। 1 प्लस h बटे 2 बराबर 11 बटे 10, तो 2 पंजे 10, 5 एकम 5 प्लस 5h बराबर 11, तो h बराबर तो जो h बराबर मान आ रहा है 5h बराबर 11 माइनस 5, h बराबर 6 बटे 5, h का मान आया। k देखें 2 प्लस k बटे 2 बराबर 17 बटे 10। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैं। इस o के निर्देशांक अपन निकाल चुके हैं, और o पी क्यू का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y बटे 2, तो दोनों बराबर तुलना कर देंगे, तो यहां से 2 पंजे 10, 5 दूनी 10 प्लस 5k बराबर 17, 5k बराबर 17 माइनस 10 7, k बराबर 7 बटे 5, तो जो q के निर्देशांक हुए वो हुए 6 बटे 5, 7 बटे 5, ये फाइनल आंसर आया। इस प्रकार से हम प्रतिबिंब ज्ञात कर सकते हैं, तो प्रतिबिंब के निर्देशांक ज्ञात हुए। बात समझ में आई? अब उतारें
अच्छे अच्छे सवाल है, मैंने बोला था पहले से एक बेहतरीन सवाल मिलेंगे अपन को इस विविध प्रश्नमाला में। थोड़ा टाइम लगेगा, हम एक एक दो सवाल करें भले पर डे, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। थोड़े से बड़े हैं, लेंदी हैं, धीरे धीरे करेंगे, उतारेंगे। ये उदाहरण नंबर 14वां देखें थोड़ा। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा इसलिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी जटिल है, कठिन तो नहीं कह सकते हम, लेकिन इसमें दो फैक्टर काम करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अब तक पूरे चैप्टर में यूज नहीं किया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहां यूज कर रहे हैं, इसलिए अच्छा है। दूसरी थोड़ी कैलकुलेशन इसकी अच्छी खासी आएगी, तो बस उसको देखते हुए अपन, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है, एक बार ये भी देखें कि तीन रेखाएं दे रखी हैं, y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2 तथा x बराबर 0। इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा, ऐसा कुछ बोला है, ये सिद्ध करना है। तो पहले एक बार चित्र बनाते हैं छोटा सा, अंदाजा लगेगा तब कि हो क्या रहा है दरअसल इसमें। दो ये रेखाओं के समीकरण और तीसरा x बराबर 0। तो अब देखो x बराबर 0 कहां होता है भाई, बताओ x बराबर 0 क्या होता है? y अक्ष का समीकरण ही दरअसल x बराबर 0 होता है, क्योंकि y अक्ष पर x का मान 0 होगा सदा, ये अपन पहले पढ़ चुके। तो x बराबर 0, एक लाइन तो ये आ गई मेरी फिक्स है, कहां से कहां तक? पूरी ऊपर से नीचे तक, ये x बराबर 0 है, ठीक है। दूसरा y बराबर m1x प्लस, तो दूसरी लाइन कोई मान लो ऐसे है, तीसरी लाइन कोई मान लो ऐसे है, कुछ भी। इसका समीकरण लिख लिया मैंने, y बराबर mx प्लस c1, इसका लिख लें y बराबर m2x प्लस c2। तीन रेखाएं, x बराबर 0 तो ये हो गई। तो इसमें अच्छा, इसको पहले m1 मान लेते हैं, m1x प्लस c1 और m2x c2। उधर भी मानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, मैंने क्यों माना है देखो। यदि m1x c1, इसका मतलब y अंतःखंड क्या है? c1, ये y अंतःखंड है, y अंतःखंड y पर कटने वाला, तो ये इसमें c1 दे रखा है, तो इसके निर्देशांक x तो 0 है ही है, c1 हो गया 0 c1। इस पॉइंट का नाम रख लू मैं p, इस पॉइंट का नाम रख लू मैं q, और यहां पर y बराबर m2x प्लस c2, तो यहां c2 अंतःखंड है, x का मान 0, y का मान c2, दो निर्देशांक मिल चुके हैं मुझे। तीसरा ये है r, इसके निर्देशांक चाहिए बस। इसके निर्देशांक कैसे मिलेंगे? अभी दो तीन उदाहरण कर चुके हैं, सेम पैटर्न मामला। दो रेखाएं जा रही हैं, दोनों के इक्वेशन पता है, दोनों के समीकरण पता है, और दोनों का कॉमन बिंदु कौन सा है? r। तो यदि इन इक्वेशंस को हल करेंगे तो जो x y के मान आएंगे दरअसल वही r के निर्देशांक होंगे। तो यहां पर लिखते हैं, चूंकि दो रेखाएं y बराबर m1x प्लस c1 तथा y बराबर m2x प्लस c2 का उभयनिष्ठ बिंदु r है, उभयनिष्ठ बिंदु r, दोनों में r कॉमन है। तो दोनों समीकरण हल करने पर बस इतना छोड़ना है हमें। अब इन दोनों को हल करते हैं, जो एक्स वाई के निर्देशांक होंगे वही आर के निर्देशांक होंगे। तो यहां देखें जरा कैसे हल करते हैं भाई इसको। y बराबर
m1x प्लस c1, लेकिन हमने तो सीखा ना सारा कुछ इधर होना चाहिए, तो इधर ही लाओ, इधर लाएं, इससे बेहतर है y को इधर ले जाएं, m1x माइनस वाई प्लस c1 बराबर 0। क्या ऐसे लिख सकता हूं इसको? दूसरे को देखें जरा, y बराबर m2x प्लस c2 है, इसमें y2 को उधर ले जाऊंगा तो m2x माइनस वाई प्लस c2 बराबर 0। क्या ऐसे लिख सकता हूं? ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर मुझे एक्स वाई के मान निकालने। अपने पास सबसे बेस्ट मेथड अभी बताया, वज्र गुणन विधि, सबसे बढ़िया। कैसे? 2 लाइन में आंसर आता है उससे। एक्स को पकड़ा, एक्स बटे ये दाब लिया एक्स में, y का गुणांक -1, c2 का गुणांक 1, -1 गुणा 1 -1, 1 क्यों, c2 है, माइनस का c2 संख्या है ना यहाँ, c2 माइनस फॉर्मूले में है c1 का गुणा -1 से, तो -1 और -1 ये बन जाएगा c1, c1 गुणा -1, तो माइनस का c1 आएगा, माइनस पहले से लग रहा है, प्लस का c1 बन गया, बराबर y बटे y दाब लिया, तो यहां देखें c1 m2 माइनस m1 c2, ठीक है, c1 m2 माइनस c2 m1 लिख दो, सीधा सा हिसाब होता, c2 m1 ऐसा बन गया, बराबर 1 बटे कांस्टेंट राशि को लें, ये दाब लिया, m1 का गुणा -1 से, तो माइनस का m1 माइनस 1 गुणा m2, तो माइनस माइनस का प्लस m2, ये बोल गया। तो आप देखोगे x बराबर, सीधा सा मैं डायरेक्ट x बराबर लिख रहा हूं, जरा देख, x बराबर c1 माइनस c2 लिख सकते हैं ना, बटे इसको m2 माइनस m1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस का पहले लिख दिया, माइनस का बाद में, ये x का मान आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ जाता है, तो x बराबर, और y बराबर, y का मान ये ऊपर जाएगा, गुणा हो गए c1 m2 माइनस c2 m1 बटे m2 माइनस m1, ये x और y के निर्देशांक है, जो x और y के निर्देशांक है वही दरअसल r के निर्देशांक है, तो r के निर्देशांक क्या हुए, c1 माइनस c2 बटे m2 माइनस m1, और एक हुआ c1 m2 माइनस c2 m1 बटे m2 माइनस m1, ये r के निर्देशांक हो गए। अब 3 बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें इस एरिया का, तो 3 बिंदुओं से, 3 निर्देशांकों से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 3 बिंदु से त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके सामने, केवल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है दरअसल 3 बिंदुओं से त्रिभुज क्षेत्रफल। ये 10th में था, अब नहीं है, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले 10th का जो रिवीजन कराया है उसमें ये बताया है, तो उसमें ये फॉर्मूला। अब इससे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इतना सब कुछ जो लिख चुके हो एक बार मैं आपको फिर से मिटा रहा हूं, हमें केवल r के निर्देशांक चाहिए थे जो मिल चुके हैं। अब ये त्रिभुज का फॉर्मूला है, बस इसमें इसको जमाना भर है, तो देखें जरा, ये तो
x1 y1 मान लें, ये आपके x2 y2 मान लेते हैं, ये तीसरे क्यू के x3 y3 मान लेते हैं। बस इनको रख देते हैं, हल हो जाएगा। एक बार मैं ये मिटा रहा हूं, फिर हल करेंगे। निर्देशांक मान लिखे हुए हैं, तो तीनों बिंदु से त्रिभुज क्षेत्रफल, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये प्रूव करना है, इसलिए। तो देखें 1/2 x1, जरा देखें x1 क्या है? 0। तो 0 में किसी का भी गुणा करें, x1 y2 माइनस y3, लिखने की भी जरूरत नहीं है। यदि x1 0 है तो ये पूरा भाग 0 हो गया, तो डायरेक्ट मैं 0 लिख रहा हूं, प्लस x2 क्या है? C1 माइनस C2 बटे M2 माइनस M1, फिर है y3 क्या है? C2 माइनस y3 माइनस y1 क्या है? C1, ये हो गया, प्लस x3 भी 0 है, ये भी 0 हो गया, खत्म कहानी, इतना ही था। अब देखें क्या करना है। तो आप देखेंगे यहां तो C1 माइनस C2 है, यहां C2 माइनस C1 है, मुझे लाना क्या है? C1 माइनस C2 लाना है। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लूं क्या? कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी, नहीं होगी, ये 0। तो आप देखोगे 1/2 माइनस कॉमन ले लिया तो C1 माइनस C2 हो गया, तो ये माइनस कॉमन लिया और ये हो गया C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, क्योंकि अब तो ये दोनों पद सेम हो गए, स्क्वायर कर सकता हूं, बटे थोड़ा सा ये माइनस अटपटा नहीं लग रहा, ऊपर आया है, यहां भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहां माइनस M2 माइनस M1 की जगह लिख सकता हूं M1 माइनस M2, माइनस से माइनस कट गया। अब चूंकि क्षेत्रफल है तो ये बात तो तय है, इसमें जो क्या मोड़ लग रहा था, आपको शायद ध्यान हो, मैंने मोड़ बताया लगा हुआ, क्योंकि क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यहां मोड़ लग रहा है। ऊपर का जो स्क्वायर का पद है, ये तो सवाल ही नहीं है कि नेगेटिव आ जाए, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन M1 माइनस M2 कोई गारंटी नहीं है कि ये नेगेटिव आए, ये तो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं? 1/2, तो एक ऐसे ऊपर सिद्ध क्या करना है, देखें C1 माइनस C2 का स्क्वायर तो ऊपर एज इट इज है, 2 नीचे आ रहा है, मोड ऑफ M1 माइनस M2 लिख देते हैं बस। क्यों मोड क्यों लगाया है? मान लो इसका मान नेगेटिव आ रहा होगा तो पॉजिटिव करके बाहर दे देगा, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए इसका मान यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव या इति सिद्धम। 2 उदाहरण करेंगे हम, आराम से करेंगे, धीरे धीरे, थोड़े से बड़े बड़े उदाहरण हैं, तो आप आसानी से ढंग से समझें, वीडियो को रिमाइंड कर करके देखें, यदि कोई बात समझ नहीं आ रही है तो फिर से देखें, कमेंट्स में लिखें यदि कोई समस्या आए तो, ताकि उसका निवारण किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। ये उतारें, कल नेक्स्ट क्लास में और आगे के उदाहरण देखें।